हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम कौन सा पॉइंट पर हैं, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बाकी हमने पीछे सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक वो चीज़ें नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस बतानी है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इनके लिए किस तरह से जो है स्टैट्स में इम्पोर्टेंस है। तो जो भी हमें मान लीजिए कोई भी सरकार को पॉलिसी लानी होती है, कोई भी बजट बनाना होता है, तो उसके लिए इसको सबसे पहले डाटा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हमारे पास इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो है किस तरह से इसको इम्पोर्टेंस रहेगी, किस तरह से उसको बेनिफिट मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेशंस को। तो जो है पहले टाइम पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ही मिलता था, लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेटर को भी इससे जो है प्रॉफिट, यानी कि इससे जो है यूटिलाइज, इसका अच्छा यूज़ कर पाता है। जैसे कि गवर्नमेंट को जो है, मैंने आपको बताया, बजट बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत होती है। फाइनेंस मिनिस्टर मेक यूज़ ऑफ डाटा रिलेटिंग टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वाइल प्रिपेयरिंग बजट। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जब बजट बनाना होता है तो उसके लिए उसको रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि उसका डाटा कितना है, रिवेन्यू के लिए कितना है, उसके लिए पास कितनी अमाउंट्स हैं और एक्सपेंड कितना करना चाहिए उसे। तो वो सब डाटा पहले कलेक्ट करता है जब भी बजट बनाने लगे। तो इसी तरह से और भी हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर टेक डिसीजन रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। टैक्सेस बनाने के लिए भी इनको जरूरत पड़ती है डाटा की। अगर कोई नए टैक्सेस लाना चाहती है, कोई रेट नया तय करना चाहती है, तो पहले इसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा सरकार को। इसी तरह से प्लानिंग में भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की। अगर कोई भी नेशनल इनकम करना चाहे तब भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ के लिए स्टैटिस्टिक्स यानी कि डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों के लिए ही स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो डाटा है स्टैट्स का, वो ज़रूरी होता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इन एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट और इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो बिजनेसमैन को बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होगी, यानी कि इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चरिस्ट को एग्रीकल्चर में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है हेल्प करता है। तो अगर कोई बताना चाहे तो राजू बताएगा। चलो राजू, तुम बताओ किस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेसमैन और बिजनेस, इनका किस तरह से होगा ये बताता है। जैसे कि बिजनेसमैन जो है उसको बिजनेस के अगर ग्रो करवाना है तो उसको डाटा पहले का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो है किस तरह से अपनी डिमांड रखना चाहते हैं, सप्लाई, फिर उसको इसी तरह से करना होगा, प्रोडक्शन इस तरह से करेगा। अगर उसको डिमांड ही नहीं पता होगी कि मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी उसके सामान की, तो वो पहले उसको प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर वो सप्लाई उसकी इस तरह से पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अगर इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे पहले सभी चीज़ों की फोरकास्ट करनी पड़ेगी, यानी कि उनको भी चीज़ों का देखना होगा कि मार्केट में किस तरह का नया सामान आए, नया प्रोडक्ट आए जो कंज्यूमर को अच्छा लगे, उसकी डिमांड बढ़ाएगा, फिर इस तरह से उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट को एग्रीकल्चर में क्या होगा कि एग्रीकल्चर को किस तरह, एग्रीकल्चरिस्ट जो है यानी कि जो किसान है वो जो है खेती कौन कौन से जो है किस किस चीज़ की खेती करे जिससे उसको प्रॉफिट हो। तो वो डाटा देखेगा कि पहले लोग वीट लेते थे इतनी, ये चीज़ इतनी लेते थे, ये चीज़ें लेते थे। अब जो होगा कि फ्यूचर में हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि कम हो जाए वो डिमांड, या स्टेबल रहे। तो उन चीज़ों को देख कर ही वो जो है अपना सामान उगाएगा, यानी कि जो भी खेती करनी होगी वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डाटा होगा पहले का, उसको देखकर ही जो है बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट जो है आगे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा। डाटा कौन कौन सा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड देखेगा, सप्लाई देखेगा कि ट्रेड साइकिल क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या होगा, कस्टमर की नीड क्या है, सीजनल इफेक्ट कौन कौन से उसको करेंगे, इन सब का डाटा पहले वो लेगा और उनको फिर जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन करेगा, फिर उसको एडवर्टाइज करेगा, एडवर्टाइज में कितना पैसा लगाना चाहिए वो सारा डाटा में, नंबर में होगा। तो इसलिए इन सब में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो स्टैट्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी और एग्जाम्पल इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको बैक कर दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमीज़।
इकोनॉमीज़ में किस तरह से जो है ये हेल्प करता है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि स्टैट्स जो है इकोनॉमिक में तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमिक्स में ही आएगी। गवर्नमेंट जो भी हमारा जो आसपास का होगा सारा इकोनॉमिक्स के अंदर ही आएगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में स्टैट्स का किस तरह से हेल्प होगा, किस जो डाटा होगा कंजम्पशन का हम बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बनाते हैं, लॉ ऑफ जो हम कर्व बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, वो किस चीज़ से बनाते हैं, डाटा से बनाते हैं। तो यहाँ पे कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम जब अपना डायग्राम बना पाएंगे। देखिए हाउ ए कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा pertaining टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द डाटा कंसर्निंग प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डिमांड बना पाएंगे, और डिमांड बनाएंगे तो लोग यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं उसको, तभी हम उसकी डिमांड कर बढ़ रही है। तो इस तरह से कंजम्पशन में आ जाएगा। यानी कि डाटा को अगर बनाना चाहें, डाटा अगर बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं, डाटा हमारे पास गिवन होगा किसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से प्रोडक्शन में भी हम बनाते हैं कि हमारे पास डाटा किस तरह से बनाएंगे प्रोडक्शन के लिए, हमारे पास लेबर कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं ताकि एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और उसकी लोग कम से कम आए जिससे उसको प्रॉफिट हो जाए। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ें बताई गई हैं। इस तरह से प्रोडक्शन में हम जो है प्रोडक्शन से एक गवर्नमेंट नेशनल इनकम भी निकालती है। इस तरह से और भी चीज़ें जो है एक डाटा पे बेस्ड होती है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा रहता है जिससे प्रोडक्शन के लिए हम डाटा यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक्सचेंज में आ जाएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिलेटिंग टू इट्स बायर सेलर देयर डिमांड एंड सप्लाई कॉस्ट एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो प्राइस है एक चीज़ का वो किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, वो भी हम डाटा देखेंगे कि लोग अगर हम इतना सामान रखते हैं, मान लीजिए हमने किसी चीज़ की कीमत रखी 5 रुपये, कोई प्राइस हुआ 5 रुपये, तो उसको कितने लोग खरीदेंगे। अगर उसी चीज़ को हम अगर 10 रुपये में कर देते हैं तो लोग कितना खरीदेंगे, अगर कॉस्ट हमारी पूरी नहीं हो पाएगी तो हम कितना करना चाहेंगे। तो ये सब डाटा जो है हम किससे करेंगे, डाटा कलेक्ट करके ही हम जो है इन सब को कंफर्म कर सकते हैं कि हमने प्राइस कितना रखना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए और लोगों को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में हम कितना करना चाहिए, यानी कि रेंट कितना होगा, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब डाटा जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। यानी कि इन सभी डाटा को अगर हम कलेक्ट करना चाहें तो इससे हमारे पास जो अगर इन सभी डाटा को हमने कलेक्ट किया, कंजम्पशन का, प्रोडक्शन का, एक्सचेंज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इससे इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर हमने कंजम्पशन देखा कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन हमारा सही चल रहा है, हमने जो प्राइस भी एकदम करेक्ट रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हम अच्छे से कर रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल फील्ड। तो इम्पोर्टेंस जो है पॉलिटिशियन के लिए किस तरह से रहती है, तो चलिए अब आप बताइए मुझे किस तरह से रहती है। तो मुझे बताएगा राम बताएगा। राम किस तरह से होगी, जो सर वो बताता है। सर जैसे कि पॉलिटिशियन है, अगर उसको जो पॉलिटिशियन अगर अपोजिट साइड का है तो वो डाटा दिखाकर गवर्नमेंट को कह सकता है कि तुम्हारे जो डाटा हैं वो गलत हैं, तुम्हें इस तरह से पॉलिसी लानी चाहिए। जो गवर्नमेंट के अपोजिट है वो डाटा दिखाएगा कि मीडिया को कि हमें इस तरह से जो है ये डाटा है, सरकार जो है वो गलत कर रही है, इस तरह से करना चाहिए। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने राम। तो देखिए इसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो पॉलिटिशियन है वो डाटा दिखाता है गवर्नमेंट को कि आपके जो आंकड़े हैं वो गलत है, जैसे कि राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हर बार कहता है कि इस तरह से होने चाहिए, ये इस तरह से होने चाहिए, क्योंकि उसके पास वो जो आंकड़े हैं वो उसके अकॉर्डिंग बताता है कि अपने जो डाटा है आपका वो आप करेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद ताकि हमारे पास किस किस के बेनिफिट हो जाएं, जिससे हमें पर कैपिटा इनकम पता चले। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा दिखाता है, इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दिखाएंगे, ब्लैक मनी दिखाएंगे, पब्लिक डेथ दिखाएंगे। इस तरह से जो है अपोजिट पार्टीज गवर्नमेंट के सामने दिखाती है कि ये डाटा सही है, आपके पास जो है वो गलत है, या फिर आपके पास सही था हमारे पास गलत था। इस तरह से जो डाटा दिखाती है इससे पॉलिटिशियन को फ़ायदा रहता है। तो डाटा दिखा रही है पॉलिटिशियन जो डाटा दिखा रहे हैं वो डाटा कहाँ से कलेक्ट किया होगा, लोगों से कलेक्ट किया होगा। और डाटा किसके अंदर बात करते हैं, हम स्टैट्स में बात करते हैं। तो इससे पता चलता है जो पॉलिटिकल फील्ड है यानी कि पॉलिटिशियन जो हैं उनके लिए भी स्टैट्स की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास आंकड़े नहीं होंगे यानी कि उनके पास डाटा ही नहीं होगा तो वो नई पॉलिसी, नए रूल, नए प्रोसीजर नहीं दिखा पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इस तरह से लोगों के लिए फिर वो जो सरकार कोई काम भी नहीं कर पाएगी अगर उनके पास डाटा ही सही नहीं होगा। अगर डाटा सही होगा तो वो कंट्री की जो है ग्रोथ में हेल्प कर पाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर सोशल रिफॉर्मर और सोशल फील्ड इन द सोशल फील्ड। तो जो सोशल फील्ड में भी जो स्टैट्स के
जो रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो स्टैट्स हैं वो हर एक चीज़ में यूज़ होता है। जो समाज में बुराइयां चल रही होती हैं उसके प्रति जो है लोगों को पता चलता है कि समाज में इस तरह की बुराइयां भी हैं, जैसे ड्रॉई, एल्कोहलिज्म, गैम्बलिंग, डिवोर्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनको भी हम जस्ट स्टैट्स की मदद से दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने डाटा कलेक्ट किया इस तरह से कि पहले जो ड्रॉई थी, यानी कि पहले जो दहेज थे वो 80% लोग लेते थे, लेकिन अब जो है वो 70% हो गए, अब 60 हो गए, अब 30 हो गए। इस तरह से हम उसको कम 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 करते आए, या फिर हम इस कह सकते हैं कि इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है या फिर वो कम होता जा रहा है। इस तरह से गैम्बलिंग, डिवोर्स, इस तरह से जो है हम चेक कर सकते हैं कि जो है समाज में सोशल फील्ड में किस तरह के जो हैं लोग हैं, किस तरह की इविल्स हैं, बुराइयां हैं, उनको हम किस तरह से दूर कर पाएँ। ये सब हम डाटा के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर पाते हैं कि लोगों की ज़रूरत क्या है। इस तरह से देख सकते हैं कि लोगों को कितना खाना मिल रहा है, कपड़े कितने हैं, शेल्टर कितना है, कितने जनों के पास ये चीज़ें हैं और कितने जनों के पास नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, फिर उन चीज़ों को सुधारेंगे, उन चीज़ों को लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे डाटा और अच्छा होगा, यानी कि जिससे सभी लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अगर डाटा ही नहीं होगा, सरकार को यही नहीं पता होगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितनों के पास घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं। अगर सरकार को यही नहीं पता होगा तो सरकार हेल्प कैसे करेगी? तभी कहा जाता है कि अपनी जो है कमियां, अपने जो आपको समझ नहीं आता वो बताया करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपको समझा सकें। इस तरह से जो हम इन सबको दूर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 6th पॉइंट, इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो साइंस एंड रिसर्च में भी हेल्प करता है कि पहले जो हम पैसा है डोनेट करते थे वो हम रिसर्च में 70% करते थे, लेकिन अब जो हम 80% करें, जितनी ज़्यादा हम रिसर्च में पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा देश जो है विकसित होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छा सामान मिल पाए, यानी कि हर एक चीज़ का जो हम डाटा में लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी डाटा लेकर चलता है। ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो वो देखेगा कितनी डिग्री होनी चाहिए, वेट देखेंगे, वेट भी हम केजीज में लेकर चलते हैं, यानी कि यूनिट यानी कि डाटा। तो सब कुछ डाटा में ही चलता है, तो ये इसमें भी इम्पोर्टेंस होती है इसकी। इस तरह से बैंकिंग में भी इम्पोर्टेंस रहती है। बैंकिंग में किस तरह से कि जो बैंक है वो लोगों को लोन कितना दे रहा है, उनसे रिकवर कितना हो पाया, लोगों ने कितना डिपॉजिट करवाया, लोगों को हमने कितना उधार दे रखा है, या लोगों ने हमें कितना दे रखा है, हम उनको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये सब चीज़ें डाटा में जाएंगी, यानी कि नंबर में जाती है, न्यूमेरिकल फॉर्म होती है, तो वो डाटा में आ जाता है। तो इस तरह से जो है हर एक बैंकिंग सिस्टम के लिए भी डाटा जो है स्टैट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर लोगों जो कंपनी मान लीजिए जो है प्रीमियम पे करते हैं, वो किस तरह से डिसाइड करती है, वो एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि लोगों की अब जो एज है वो 60 से 70 रहती है, पहले जो थी वो 70 से 80 रहती थी, अब हमें इतना प्रीमियम करना चाहिए, हमें अब कम करना चाहिए। वो सब जो है प्रीमियम के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और वो डाटा कलेक्ट करके ही सब जो है सिलेक्ट करेंगे। अगर डाटा ही उनके पास नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो प्रीमियम सेट नहीं कर पाएगी, तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ रेट उनकी जो डिसाइड करनी होती है वो इसी की हेल्प से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एज बताई, उसमें बताया गया है लाइफ टेबल, वो जो पहले एक्सपेक्ट थी कि पहले इतनी होती थी अब इतनी है, वो सब इसमें हम पढ़ते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी ये हेल्प करता है कि कितने लोग पढ़े हुए हैं, लिटरेसी रेट क्या है, एग्जामिनेशन में कितने लोग आ रहे हैं, सब कुछ हम किससे देखेंगे, नंबर में लेकर चलेंगे कि भाई स्कूल कॉलेज में 80% जो है स्टूडेंट पहुंच पा रहा है, जो स्कूल में 100% थे अब वो 80% है, वो 20% स्टूडेंट कहाँ गए। तो वो सब हम किस में देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे। यानी कि 20% हमें कैसे पता चला, जब हमारे पास डाटा था तब हम बता पाए कि हमारे पास जो है ये चीज़ कम है। तो यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, कॉलेज कितनी है, यूनिवर्सिटी कितनी है कंट्री में, और पॉपुलेशन यानी कि मैंने बताया लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग पढ़े हुए हैं और कितने नहीं, और अगर पढ़े हुए हैं तो उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं, यानी कि फील्ड ऑफ एजुकेशन में। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका डाटा जो है जरूरी होता है कि लाइब्रेरी से बुक कितने जनों ने ली, कितने लोग और पढ़ने वाले हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस में लास्ट इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब प्लानिंग हमें अगर प्लानिंग करनी है तो पहले डाटा होना चाहिए। इकोनॉमिक में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक अगर सुधारनी है, ग्रोथ करवानी है, तो उसके लिए डाटा होना चाहिए।
तो यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं कि डाटा इन दोनों में जरूरी रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया भी गया है, देखिए एक प्लानिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे एंड विदाउट स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग इज इनकन्विंसेबल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिना प्लानिंग के, बिना डाटा के हम प्लान नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पहले डाटा नहीं होगा कि हम ये सेट नहीं कर पाएंगे कि हमें लेना क्या है, क्या हमने ऑब्जेक्टिव रखा, अगर ऑब्जेक्टिव रखेंगे तभी उसके बाद हम जो है अपना स्टार्ट कर पाएंगे। अगर हमने ऑब्जेक्टिव भी फिक्स नहीं करेंगे, यानी कि हमने ये ऑब्जेक्टिव किस अकॉर्डिंग सेट करते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है कि हम सोचें भी हमने यहाँ तक लेकर जाना है। पहले हम 100 यूनिट बनाते थे, अब हम 200 बनाएंगे। तो ये किससे पता चला कि हमने अब 200 का टारगेट लेना है? पहले डाटा को देखकर, पहले हमने ट्रेंड देखा कि पहले हम किस तरह से लेकर चल रहे थे, अब उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया, यानी कि प्लानिंग हम लेकर चले। तो ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा। अब जो है हमारे पास लिमिटेशन क्या क्या रहेंगी, लिमिटेशन देखिए क्या क्या होंगी। सबसे पहली लिमिटेशन है हमारे पास स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो है स्टैट्स में सिर्फ हम न्यूमेरिकल डाटा ही लेकर चलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट लेकर चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात करते हैं। इसमें हम क्वालिटी की बात नहीं करते, क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वालिटी कैसे कि हम ये नहीं देखते कि वो अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, उसका दोस्त है नहीं है, जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा। हम सिर्फ जो है नंबर लेकर चलते हैं, 10 20 30 इनका कंपेयर कर दो, हो गया हमारा। वो न्यूमेरिकल फैक्ट में करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। इसी तरह से स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये एग्रीगेट लेकर चलता है, सिंगल का ये नहीं बताता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हो तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, स्टैट्स में इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर इसको लिख दें हम 2 3 और इसके एवरेज लेकर लिख दें हम, एवरेज हमारे पास आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट हुआ कि इसकी एवरेज 2 आ गई। तो हमने इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, 1 2 3 से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। लेकिन अगर हमने खाली 1 रखा होता तो हम कंक्लूजन कोई ड्रॉ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इससे पता चला कि हमने एग्रीगेट्स ही लेकर चलते हैं, एक सिंगल डिजिट का हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दिया इसने, राम की जो पर मंथ की सैलरी है वो 2000 रुपीज़ है, तो इसका हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, स्टैट्स में इसका कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। अगर इसी तरह से हमें दिया जाता है राम की 2000 पर मंथ है, सोहन की 3000 है, शाम की 4000 है, तो इनके हमने एग्रीगेट किया, इनकी हमने एवरेज निकाल दी, एवरेज निकाल के हमने रिजल्ट बताया 3000। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब हुआ कि इनकी एवरेज 3000 है, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। अगर खाली 2000 से हम कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते। नेक्स्ट, नोट द ओनली मेथड। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ मेथड ही यूज़ होता है, इसके मेथड के अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। लेकिन जो हमें यूज़ करना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ नॉट द ओनली मेथड टू स्टडी। जो स्टैट्स में है सिर्फ मेथड ही यूज़ करना नहीं, और भी चीज़ें यूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, क्वालिटी नहीं लेते। इसी कारण जो हम कंक्लूजन सही से ड्रॉ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कहीं पर हमें क्वालिटी देखनी पड़ती है, क्वांटिटी का कुछ भी मतलब नहीं होता, कई जगह ऐसे भी होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेथड की बात की जाती है, उसके बारे में बात नहीं की जाती। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में भी पढ़े थे, प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, और एक जैसे कि प्लूरल में न्यूमेरिकल डाटा होता है और सिंगुलर में मेथड होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेथड की बात की जाती है और कोई बात नहीं की जाती। इसी तरह से नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा, यानी कि यहाँ पे होमो का मतलब सेम, यानी कि इसमें हम सेम क्वांटिटी के डाटा लेते हैं। जैसे कि अगर कंपेयर करें केजी को ग्राम से कर सकते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए एक तरफ हमने लिख दिया कि एक तरफ, एग्जाम्पल इसी का देख लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी प्रोडक्शन किया हमने फूड ग्रेन का, और इसको हम जो, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, एक तरफ वीट है एक तरफ क्लॉथ है, इनका कुछ आपस में रिलेशन होगा? नहीं, इसका कुछ आपस में रिलेशन नहीं है, तो इसको स्टैट्स में भी हम इंक्लूड नहीं करते। यानी कि वैसे इंक्लूड होगा लेकिन इनका कंपेरेबल नहीं होगा, तो इनको कंपेयर करना आसान नहीं है, यानी कि इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम। अगर इस तरह हम यहाँ पे लिखा होता क्लॉथ और दूसरी तरफ भी ऐसे इसी तरह लिखा होता है, हमारा जी लिखा हुआ है हमने वुलन क्लॉथ और दूसरी तरफ लिखा हुआ है हमने कॉटन क्लॉथ, तो इनको हम कंपेयर कर लेते। इसी तरह से फूड ग्रेन में एक तरफ लिख देते हम वेट और दूसरी तरफ लिख देते थे राइस, तो इनको हम कंपेयर कर देते। लेकिन एक तरफ लिखा हुआ है हमने वीट और एक तरफ लिखा हुआ है क्लॉथ, तो इनको कंपेयर करना नहीं होता, तो वो स्टैट्स में इंक्लूड नहीं करते। तो यानी कि ये होमोजेनिटी है, यानी कि वो सेम डाटा को लेकर ही चलता है, अगर अलग अलग को नहीं लेकर चलेगा। अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन को ही कंपेयर करेंगे, एक दूसरी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। तो जिसका रिजल्ट रहता है वो एवरेज के बेस्ड रहता है, तो यानी कि बाकी चीज़ें हम नहीं निकाल सकते, इसमें सिर्फ एवरेज के अकॉर्डिंग ही चल जाता है।
कि इनकी एवरेज कितनी होगी। जैसे कि हमने मान लीजिए पर कैपिटा इनकम देखी, यानी कि लोगों की इनकम कितनी होगी। मान लीजिए लोगों की इनकम है 6,000 है पर एनम, मतलब हर एक पर्सन की 6,000 है नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। लेकिन एक्चुअल में तो ये बात नहीं होगी, सही नहीं होगी। किसी की हो सकता है 5,000 हो, किसी हो सकता है 2,000 ही हो, किसी की 3,000 हो, उनका सबका एवरेज, और किसी की 10,000 हो। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, एवरेज निकाल लें तो मान लीजिए 6,000 आ जाता है। लेकिन सबकी बात तो सही नहीं है। कहता है कि जो एवरेज है वो सही होती है, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो गलत हो जाता है काम। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल का हिसाब नहीं रहता, इसमें सिर्फ एवरेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट्स में बी प्रूव रॉन्ग। अगर हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसके अगर हमारे पास सबूत ही नहीं है कि वो डाटा सही है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा हो कि वो सही होगा, हो सकता है वो गलत भी हो। तो यहाँ पे बताया गया है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग, बिना रेफरेंस के रिजल्ट जो है वो प्रूव रॉन्ग हो सकता है, यानी कि रॉन्ग प्रूव हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। जो स्टैट्स है, स्टैटिस्टिकल डाटा जो हम यूज़ करते हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज़ कर सकते हैं। अगर जिसने उसके बारे में पहले पढ़ रखा हो, उसने उसके टूल्स के बारे में सबके बारे में पता हो, तभी वो इसका यूज़ कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए मैंने आपको बता दूँ कोई कोरिलेशन का हिसाब अभी से बताने लग जाऊँ तो आपको भी समझ नहीं आएगा जब तक, यानी कि एक टॉपिक है हमारा, अगर आपको स्टार्टिंग से ही अगर कुछ नहीं पता कि मीन, मैंने आपको बता दिया मीन, और आपको मीन का मतलब ही नहीं पता तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिसने उसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा हो, जो उसके बारे में एक्सपर्ट हो, जानता हो, वही इसका यूज़ कर पाएगा और दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। इन एक्सपर्ट्स जो अगर किसी ऐसे दे दिए, किसी इस ऐसे पर्सन को दे दिए जिसको डाटा का डे भी नहीं पता, तो वो उसके लिए तो डेंजरस काम हो जाएगा, खतरनाक काम हो जाएगा कि उसको तो भाई डाटा का कुछ भी नहीं आता, उसको पता नहीं डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, तो वो जो है रिजल्ट कैसे बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। अगर किसी ने शुरू से ही मेहनत नहीं की, लास्ट में आके 1-2 दिन पढ़ लेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं स्टार्टिंग से जो है पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ पॉसिबल। जो मिस यूज़ है स्टैट्स का वो हो सकता है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हम मिस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है ओनली मीन्स एंड नॉट अ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है मतलब बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं, कि हम बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से दूर करना है, हम दूर नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ देखिए कि समझिए इस तरह से कि लिटरेसी रेट जो है वो 60% है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, 70% तक ला सकते हैं। वो किस तरह से लाएंगे, तो वो किस तरह से लाएंगे वो बता देगा किस तरह से लाएंगे, लेकिन लाना कि वो लेकर नहीं आता, वो सिर्फ बताते हैं कि इस तरह से करना है। इस तरह से जो हमने लिमिटेशन हमारी कंप्लीट कर ली है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। जो लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रस्ट वाला, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने लिमिटेशन भी अच्छे तक कर ली, यहाँ तक पढ़ लिया अच्छे से चैप्टर, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगती है आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आपने अब तक कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।